हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे थे। भारत में राष्ट्रवाद का कैसे आगमन हुआ इसके बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था। फर्स्ट वार 1914 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इमरजेंस ऑफ गांधी जी हमारे देश में कब आए थे ये हम लोग पढ़े थे कि 1915 में 1915 में गांधी जी आए थे। और गांधी जी का जो था सत्याग्रह उनका फिलॉसफी था, जिसके दम पर वो साउथ अफ्रीका वगैरह में सफलता प्राप्त करके आए थे। उसके बाद उनके द्वारा फिर यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह का जो है यहाँ भी वो अपना आइडिया लगाए। फिर 1918 में खेड़ा में किए थे। उसके बाद फिर वो जो है एक और कहाँ नीलवाला के लिए चंपारण वगैरह में गए थे, 3 जगह था। उसके बाद रॉलेट एक्ट में भी उनका विरोध बहुत ज़्यादा था। फिर जालियांवाला कांड हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़े। फिर खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन हुआ और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े नॉन कोऑपरेटिव, कैसे कोऑपरेशन में लोग नॉन कोऑपरेशन नहीं दिया जा रहा था, ये पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जो आंदोलन शुरू हुआ, अलग अलग समाज में जो लोग थे, समुदाय के लोग थे, ग्रुप के लोग थे, अमीर गरीब किसान मजदूर वर्कर स्टूडेंट, सबका अलग अलग अपना अप्रोच था। कैसे जो है खिलाफत को मूवमेंट को कैसे वो लोग किस तरह से अपने नज़रिए से देखते थे। उसके बाद स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हम लोग पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े साइमन कमीशन के बारे में पढ़े थे कि साइमन कमीशन आने से क्या क्या हो गया हंगामा। नेहरू उसके बाद एक कमेटी बनाया। फिर लास्ट में हम लोग ये पढ़े थे गांधी जी के द्वारा जो है नमक सत्याग्रह दांडी मार्च वगैरह के बारे में पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे causes of the participation of different social groups in the movement। अलग अलग समुदाय के लोगों का क्या कारण था, क्या सोच था उनका, किस लिए वो जो है इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल अवज्ञा आंदोलन में। तो कह रहा है कि डाइवर्स सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स, बट देयर परसेप्शंस अबाउट दिस मूवमेंट एंड रीजंस फॉर पार्टिसिपेशन वर डिफरेंट। For each one of them, the measure of Swaraj है totally different। अलग अलग जो है सामाजिक समुदाय के जो लोग थे, समूह के जो लोग थे, गांधी जी का सिविल अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। और ये लोग का सभी लोग का जो समुदाय का अलग अलग सोच था, अलग अलग एक्सपेक्टेशन था कि इस आंदोलन के बाद, स्वराज आंदोलन के बाद उनको क्या क्या मिलेगा, क्या होगा। तो एक रिच पीजेंट के बारे में देखते हैं कि रिच पीजेंट का क्या एक्सपेक्टेशन था। वन सेक्शन ऑफ द पीजेंट्स कंस्टिट्यूटेड ऑफ रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लाइक द पत्तीदार ऑफ गुजरात एंड द जाट ऑफ उत्तर प्रदेश। एक अमीर समुदाय था किसानों का, वो जो है पट्टीदार कहे जाते थे उनको गुजरात में, या उत्तर प्रदेश में उसको जाट बोला जाता है। ये लोग एज दे वर हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन, ये लोग को जो है बिजनेस में बहुत आर्थिक मंदी के चलते ही लोग का बिजनेस बहुत ख़राब हो गया था, कीमत सामान का गिर गया था। और इनके पास जो है इतना पैसा नहीं था कि सरकार का जो टैक्स वगैरह रेवेन्यू वगैरह उनको जो डिमांड किया जाता है उसको वो पे कर सकें। तो ये लोग जो है मेन आए थे, इसलिए आए थे कि दैट वाज इट इज इन द गवर्नमेंट, that was the reason that these peasants became enthusiastic supporters of the civil disobedience movement and gave in their wholehearted support। तो इसलिए ये लोग जो है एकदम पूरा एकदम दिल से जो है आंदोलन के सपोर्ट में आ गए। ये लोग जो है बढ़ चढ़ के जोश के साथ जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे भाग लेना शुरू कर दिए, ताकि जो है इनका जो है रेवेन्यू वगैरह जो है समाप्त हो जाए, जो देना पड़े बकाया ना देना पड़े, ये उनका अपना सो एक्सपेक्टेशन था। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। उनके लिए क्या था कि बहुत ज़्यादा जो सरकार टैक्स लग रही है उसके विरोध में जो ये स्वराज आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल अवज्ञा आंदोलन जो है ये सब सरकार के विरोध में हो रहा है। क्यों कि इनको लग रहा था कि हाई रेवेन्यू जो सरकार ले रही है ये हटना चाहिए, ये समाप्त होना चाहिए। बट दे वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised। लेकिन उनको बहुत निराशा लगी हाथ जब 1931 में इस आंदोलन को वापस ले लिया गया और कोई भी रेवेन्यू का जो है रेट वगैरह में कोई रिवीजन नहीं हुआ, उसमें कोई कमी नहीं की गई। इसलिए लोग बहुत हतोत्साहित हो गए, डिसअपॉइंट हो गए। That was also the reason that many of them refused to participate when the movement was restarted in 1932। इसी कारण से 1932 में फिर जब आंदोलन ये शुरू किया गया तो बहुत सारे लोग इसमें जो है भाग नहीं लिए, पार्टिसिपेट लोग नहीं किए।
अब आइए पुअर पीजेंट्स, जो गरीब किसान थे, उनका क्या सोचने का तरीका था, क्या सोच था, क्या थिंकिंग था। Many of the poor peasants were small tenants cultivating land which they had rented from landlords. अधिकांश तक किसान जो थे, छोटे छोटे किसान थे, उनके पास अपना जमीन नहीं था, वे दूसरे का जमीन लेकर उस पर खेती बाड़ी करते थे। बड़े बड़े जमींदारों से उनको जमीन किराए पे मिल जाता था, मतलब उनको बाद में किराया टैक्स देना पड़ता था, या जो भी उनका टर्म्स कंडीशन रहता था उसको पूरा करना पड़ता था। During the period of depression, it became very difficult for the small tenants to pay even their rent. तो आर्थिक मंदी के समय में जो है छोटे छोटे किसानों के पास ये समस्या हो गई, इनके पास भी पैसा की कमी हो गई, तो इनके ऊपर जो टैक्स है, जो अपने किराया देते थे जमीन का, जो जमीन लिए हुए थे भाड़े पे, उसका भी पैसा ये लोग नहीं दे पा रहे थे। ये स्थिति हो गई थी इनकी। As such, they were not interested in the lowering of their revenue demand only, but also wanted their unpaid rent to be waived. तो इसलिए चाहते थे कि जो टैक्स लिया जाता है उनके मालिकों के द्वारा, लैंडलॉर्ड के द्वारा, उसको कम कर दिया जाए, और ये भी चाहते थे कि जो अभी तक टैक्स नहीं दिए हैं, रेंट नहीं दिए हैं, उसको भी माफ़ कर दिया जाए। उनका एक्सपेक्टेशन दो था कि एक किराया जो है, टैक्स जो रेवेन्यू जो रेंट उनको देना पड़ता है, वो रेंट कम कर दिया जाए, और दूसरा जो रेंट अभी तक वो लोग नहीं दे पाए हैं डिप्रेशन के चलते, आर्थिक मंदी के चलते, उसको भी माफ़ कर दिया जाए। The Congress was unwilling to support no rent campaign in most places as it might upset the rich peasant and landlords. लेकिन कांग्रेस इस पक्ष में नहीं थी और इस आंदोलन के फेवर में नहीं कर रही थी, क्योंकि उनको लगता था कि जो अमीर लैंडलॉर्ड है वो उनसे नाराज हो जाएंगे, उनसे विमुख हो जाएंगे, उनका सपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो कांग्रेस इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी इन लोग को। Therefore, the poor peasantry could not participate wholeheartedly in the movement. इसलिए जो गरीब किसान थे, बहुत जोशो खरोश के साथ, बहुत उम्मीद के साथ इसमें जो है नहीं भाग ले रहे थे। महिलाएं का क्या था रोल? वोमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट इन लार्ज स्केल। महिलाएं भी जो है बहुत बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में भाग ले रही थी, भी उनका पार्टिसिपेशन बहुत था। मूव्ड बाय गांधी जी कॉल, दे बिगेन टू सी सर्विस टू नेशन एज ए सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन। गांधी जी के कॉल पर जो है महिलाओं को लगा कि देश सेवा करना जो है बहुत पवित्र काम है। महिलाओं को लगा कि यह जो है हम लोग को भी देश सेवा करना चाहिए, तो उनके लिए देश सेवा एक पवित्र कार्य हो गया। ड्यूरिंग his salt march, thousands of women came out of their homes to listen to him. तो गांधी जी के द्वारा जो सॉल्ट मार्च हुआ था, दांडी मार्च को चले थे, तो महिलाएं जहाँ जहाँ रुकते थे, महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में आती थी उनको सुनने के लिए। In urban areas, women from high caste families were active, whereas in rural areas, those women were active who came from rich peasants. करा शहरी क्षेत्र में जो है महिलाएं जो ऊंचे जात वाले थी, उस सोसाइटी वाले लोग, ऊंचे कास्ट वाले लोग, वे लोग बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो पैसे वाले थी, अच्छे रिच पीजेंट हाउस होल्ड थे, ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। मतलब दांडी मार्च के दौरान महिलाएं जो है गांधी जी के भाषण से इतना प्रभावित हो गई थी कि वे लोग भी जो है इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दी। वुमेन पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेज, मैन्युफैक्चर्ड साल्ट एंड पिक्टेड फॉरेन क्लॉथ एंड लिक्विड शॉप, मेनी वेंट टू जेल। महिलाएं जो इसमें क्या क्या काम कर रही थी, प्रोटेस्ट मार्च में, विरोध मार्च में जो है भाग ले रही थी। उनके द्वारा नमक भी बनाया गया, मैन्युफैक्चरिंग भी किया गया, जहाँ भी फॉरेन का कपड़ा था या शराब की दुकान तो उस पर पिकेटिंग किया गया, मतलब रोक टोक लगाया, वहाँ लोगों को जाने नहीं देते थी इसमें। और बहुत सारे महिलाएं जो है इस आंदोलन में जेल भी गईं। तो महिलाएं का भी जो है बहुत बड़ा योगदान था इसमें, बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल अवज्ञा आंदोलन का क्या लिमिट था, क्या लिमिटेशन था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज अ वाइड मूवमेंट, बट नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ स्वराज। ये जो हमारा सिविल अवज्ञा आंदोलन था, एक बहुत बड़ा आंदोलन था, और समाज के सभी तबके के लोग इसमें भाग ले रहे थे। लेकिन सिर्फ स्वराज के नाम पर ही ऐसा नहीं हो रहा था। ऊपर हम लोग पढ़े कि हर तबका का अपना अलग अलग डिजायर था, अलग अलग एक्सपेक्टेशन था। उसके बाद इसमें और कौन ग्रुप नहीं भाग ले रहा था? टू सच ग्रुप्स आर स्पेसिफिकली वर्थ मेंशनिंग, द डिप्रेस्ड क्लास और द अनटचेबल्स एंड द मुस्लिम। मुसलमान और जिसको अछूत उस समय बोला जाता था, ये समुदाय जो इसमें भाग नहीं ले रहा था। हालांकि मूवमेंट जो है बहुत पूरे जोश खरोश के साथ, बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े क्षेत्र में, भारत के बहुत बड़े इलाके में, करीब करीब हर जगह ये आंदोलन चल रहा था। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, मुस्लिम और डिप्रेस्ड क्लास, जिसको अछूत क्लास, जिसको कि आजकल हम लोग शेड्यूल कास्ट बोलते हैं।
क्या इनका एक्सपेक्टेशन था, किस कारण से ये लोग थे, ये हम लोग पढ़ते हैं। द डिप्रेस्ड क्लास, जो दबे कुचले समुदाय थे, उनका क्या कहना था। महात्मा गांधी आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद द दलित एंड कंसिडर्ड अनटचेबिलिटी ए सिन। ही डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। गांधी जी जो है छुआछूत को एक पाप मानते थे और उनका कहना था कि हमारे देश में अगले 100 साल तक जो है आज़ादी नहीं आ सकती है जब तक कि हम लोग छुआछूत को समाप्त नहीं कर सकते हैं। पूरे देश से अगर इसको एलिमिनेट नहीं किया जाएगा तब तक जो है हमारा आज़ादी नहीं आ सकता है, ये गांधी जी बार बार कह रहे थे। बट फॉर लॉन्ग द कांग्रेस इग्नोर्ड द दलित फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनी द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू। लेकिन बहुत जमाने तक जो है, बहुत समय तक जो है कांग्रेस जो है इनके लिए छुआछूत हटाने के लिए कोई काम नहीं कर रही थी, कोई उनका प्रयास नहीं हो रहा था। उनको डर लगता था जो सनातनी ऊंचे जात वाले ब्राह्मण हैं, ऊंचे जात के जो हिंदू वगैरह हैं, वो इनसे विमुख हो जाएंगे। इस डर से ये लोग जो है इनके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाते थे। छुआछूत हटाया जाए इसके बारे में उनका कुछ विचार नहीं था उस समय तक। गांधी जी called the untouchables Harijan, the children of God, and organized सत्याग्रह to secure social dignity and equal rights for them. गांधी जी जो है हरिजन छुआछूत वाले लोग को, समुदाय को हरिजन बोलते थे, कहते थे कि ये भगवान के बच्चे हैं, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और इनके लिए बहुत सत्याग्रह वगैरह उनके द्वारा किया गया ताकि इनको सामाजिक प्रतिष्ठा वगैरह मिला जाए, समानता मिलना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव इनके लिए नहीं हो, इनके बीच इनको महसूस ना हो, इसके लिए उनके द्वारा सत्याग्रह वगैरह भी गांधी जी के द्वारा किया गया। बट even then many Dalit leaders were keen on a different political solution to the problems of the community। लेकिन बहुत सारे जो इसमें ये लोग थे, समुदाय के लोग थे, ये चाहते थे कुछ जो है राजनीतिक समाधान इस समस्या का निकलना चाहिए। सिर्फ सत्याग्रह वगैरह करने से काम नहीं होगा, कुछ राजनीतिक समाधान हमारे समुदाय के लिए निकला जाए ताकि हमसे भेदभाव छुआछूत का व्यवहार लोगों के बीच में ना हो। They believed that only political empowerment would resolve the problems of their social disability। जो सामाजिक जो अयोग्यता उनको लोग समाज के द्वारा अलग कर दिया जाता था, उनको लगता था जब तक कोई राजनीतिक अधिकार उनको नहीं मिलेगा तब तक ये समस्या समाप्त नहीं हो सकती है। ये लोग डिप्रेस क्लास के लोग थे, ये ऐसा इनका सोचना था, ऐसा उनका मानना था। As such they began organizing themselves and demanding a separate electorate that would choose दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके लिए अभी लोग आपस में जो है अपने अपने दलित समुदाय जो था, हरिजन वगैरह जो थे, ऑर्गेनाइज होना, एक जगह लोग इकट्ठा होना शुरू किए, आपस में जो है मिलना जुलना शुरू किए। और ये लोग का डिमांड हो गया कि हमारे लिए जो है एक अलग से चुनाव होना चाहिए और हमको जो है विधान परिषद वगैरह जो उस समय का जो काउंसिल वगैरह था उसमें उनके लिए सीट रिजर्व होना चाहिए। ये उनका अपना डिमांड हुआ। Therefore दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिमेन्ड लिमिटेड। इसीलिए जो है दलितों का जो है भागीदारी सिविल अवज्ञा आंदोलन में बहुत कम था, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे थे। उनके एक नेता थे जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। 1930 में जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दलितों का एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया गया दलितों का। At the second round table conference, he clashed with Mahatma Gandhi on the issue of separate elections for Dalit। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी के साथ हुआ तो उनका विवाद हो गया B.R. अम्बेडकर का महात्मा गांधी से, क्योंकि वो चाहते थे कि दलितों के लिए एक अलग चुनाव हो, इलेक्टोरेट जो हो, यह सब जो है अलग होना चाहिए, उनके लिए सब कुछ अलग होना चाहिए। और when the British government considered Ambedkar's demand, गांधी जी began fast and to death। जो इनका डिमांड था B.R. अम्बेडकर का कि दलितों के लिए अलग व्यवस्था होना चाहिए, वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान लिया गया था। तो गांधी जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनका ऐसा ठीक उनको ये नहीं लग रहा था, तो गांधी जी एकदम जो है भूख हड़ताल पर आ गए। ही फर्मली बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। गांधी जी को लगता था कि अगर इनके लिए अलग चुनाव वगैरह करा दिया गया, अलग क्षेत्र घोषित कर दिया गया, तो जो है समाज में जो इनकी दूरी को हटाना है, समाज के मुख्य धारा में जो इनको लाना है, वो काम ठीक से नहीं हो पाएगा, सामाजिक एकता भी नहीं बन पाएगी। गांधी जी का ऐसा सोचना था, इसलिए वो विरोध कर रहे थे कि अलग इलेक्टोरेट वगैरह उनके लिए लेजिस्लेटिव नहीं होना चाहिए।
Ultimately, he was able to convince Ambedkar and the result was the Pune Pact of September 1932. अंत में जो है बी आर अम्बेडकर जो है गांधी जी के विचार से सहमत हो गए और फिर 1932 में जो है पूना समझौता सितंबर में किया गया गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में. It gave the depressed class, later to be known as the scheduled caste, real seat in provincial and central legislative council. अब इस समझौते से क्या हो गया कि जो डिप्रेस क्लास है जिसको बाद में शेड्यूल कास्ट बोला गया, प्रांतीय और केंद्रीय चुनावी में जो है परिषद में सीट इनका रिजर्व हो गया. बट दैट टू बी वोटेड बाय जनरल इलेक्टोरेट, लेकिन जो सामान्य जो चुनाव होता था उसका वोट उसी समय उनका ही वोट पड़ेगा. सिर्फ इनके लिए सीट रिजर्व कर दिया गया प्रांतीय और केंद्रीय चुनाव में, पूरे देश के लिए और राज्य के लिए. However, the Dalit movement continued to be apprehensive of the Congress-led nation movement. इसके बावजूद भी जो है दलितों का जो आंदोलन था, कांग्रेस के द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, ये लोग बहुत आशंकित थे, विभिन्न बहुत ज़्यादा मन से उसमें भाग नहीं ले रहे थे. ये सब होने के बाद भी उनकी शंका जो नहीं गई थी, दूर नहीं हुई थी कि कांग्रेस फिर बाद में कहीं मुकर ना जाए, इस तरह का हमको ऐसा महसूस होता था. मुस्लिम दूसरा समुदाय हम लोग पढ़ा कि मुस्लिम भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे बहुत मन से. सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वेर आल्सो ल्यूकवार्म इन द रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. बहुत सारे मुस्लिम जो राजनीतिक संस्था थी वो भी जो बहुत ज़्यादा मन से जो है सिविल अवज्ञा आंदोलन में जो है भाग नहीं ले रहे थे, उदासीन थे, ल्यूकवार्म थे इस आंदोलन के प्रति. हिंदू मुस्लिम यूनिटी विच कैरेक्टराइज द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट डिसअपीयर्ड सून आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट. जैसा ही पहला बार जो आंदोलन जो है विड्रॉ कर दिया गया तो एक खिलाफत आंदोलन बनाया गया है नॉन को, तो ये सब जो है खिलाफत सब जो ये लोग आपस में जो हिंदू मुस्लिम एकता वगैरह बनाया गया था ये सब दूर हो गया, ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया. कोई अब एकता नहीं, नो नॉन कॉपरेशन खिलाफत वगैरह सारा ख़त्म हो गया. ए लार्ज सेक्शन ऑफ द मुस्लिम स्टार्टेड फीलिंग एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस. एक बहुत बड़ा तबका जो है मुसलमानों का जो है उनको जो है कांग्रेस से अलगाव होना शुरू हो गया, उनको कांग्रेस से दूर होना वे लोग शुरू हो गए. फ्रॉम द मिड 1920 द कांग्रेस केम टू बी मोर विजुअली एसोसिएटेड विथ हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा. 1920 के मध्य में जो है कांग्रेस जो है ज़्यादा झुकाव कांग्रेस का जो है हिंदू महासभा की तरफ हो गया. धार्मिक समुदाय हिंदुओं का था जो उसके तरफ कांग्रेस का झुकाव ज़्यादा हो गया. एक ये भी कारण हो गया कि मुसलमान जो है इनसे दूर होना शुरू हो गए. दिस ऑल्सो इंक्रीज टेंशन बिटवीन हिंदू मुस्लिम. इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत तनाव हो गया. इट रिजल्टेड इन कॉम्युनल क्लैशेस एंड राइट्स which further widened the distance between the two communities. इससे किसका निष्कर्ष यह निकला, रिजल्ट यह हुआ कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में राइट हो गया, आगजनी वगैरह हो गया, मारा पीटी हो गया, मारकाट हो गया. इससे ज़्यादा क्या हो गया, दोनों समुदाय में और दूरी बढ़ गई. जो एकता हो रही थी वो यूनिटी अब समाप्त हो गया, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए. Although despite all this, both the Congress and the Muslim League made effort to for unity. इन सब के बावजूद भी जो है हिंदू मुस्लिम और कांग्रेस जो है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर भी चाह रहे थे कि यूनिटी हो जाए, एकता हो जाए दोनों समुदाय के बीच में. बट इट बिकेम डिफिकल्ट ओवर द इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट आर टू बी इलेक्टेड. लेकिन ये जो है तुरंत चुनाव होने वाला था तो इनको लग रहा था कि चुनाव के चलते भी जो है ये लोग आने वाला जो चुनाव है ये लग नहीं रहा था कि जो है इशू जो है सॉल्व हो जाएगा, दोनों में एकता हो जाएगी. Muhammad Ali Jinnah was willing to give up demand for separate electorates only if Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and representations in proportion to population in the Muslim-dominated provinces. जो प्रांत जहाँ ज़्यादा मुसलमान थे तो मुस्लिम में जो उनके नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना बोले कि हम अपने डिमांड को छोड़ देंगे कि अलग चुनाव होना चाहिए, बस हम चाहते हैं कि हमको जो है रिजर्व सीट मेरा हो जाना चाहिए और जहाँ हमारी आबादी के हिसाब से हमारा सीट रिजर्व होना चाहिए, ये उनका डिमांड था. Before the issue could be resolved, M.R. Jaikar of हिंदू महासभा strongly opposed efforts at compromise. अब हिंदू महासभा के हमारे जो नेता थे M.R. जयकर साहब वो इसका विरोध करना शुरू किए और ये डिमांड उनका जो है पूरा नहीं हो सका. With this, all the hopes of a solution disappeared. इससे जो भी समाधान लग रहा था कुछ समस्या का समाधान निकल जाएगा, वो समाधान इनका नहीं निकल पाया, वो समाप्त हो गया. Thus, an atmosphere of suspicion and distrust prevailed when the civil disobedience movement started. इस तरह से जैसे हैं जो सिविल अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ तो आपस में जो है संदेह अविश्वास की भावना जो है ज़्यादा
बढ़ती गई। It was natural for large section of Muslims not to respond to the call for a united struggle. तो स्वाभाविक था कि बड़ा तबका जो समूह जो था मुसलमानों का वो एक साथ मिलकर यूनाइटेड स्ट्रगल करने के पक्ष में नहीं थे। Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim as a minority within India. बहुत सारे जो नेता उनके थे उनको लगता था कि भारत में हम लोग जो अल्पसंख्यक है, ये उनको लग रहा था, ऐसा उनको महसूस हो रहा था। They feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of a Hindu majority. उनको ये भी भय सता रहा था कि हिंदुआ जो है बहुसंख्यक में है, तो इनका जो मुसलमानों का जो संस्कृति है वगैरह है वो इसमें कहीं डूब न जाए, इसमें कहीं समाप्त ना हो जाए ये लोग, क्योंकि हिंदू लोग बहुत अल्पसंख्यक में हैं। डेवलपिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, क्या है डेवलपिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? क्या था? अब जो है एक सेंस लोगों के बीच में उत्पन्न हो रहा था, पैदा किया जा रहा था कि हम लोग मिलजुल के समूह में जो है कुछ करें, आंदोलन वगैरह करें। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ द सेम नेशन। राष्ट्रवाद की भावना कब महसूस होगी लोगों के बीच में? जब उनको ये महसूस होना शुरू हो गया कि हम लोग एक राष्ट्र में रहते हैं, एक कंट्री में रहते हैं, तब जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है फैलना शुरू हो सकता है। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। तो कहाँ से महसूस होता है, भावना कहाँ से आती? जो शुरुआत के दिनों में ये लोग जो मिलजुल कर संघर्ष कर रहे थे, इससे ये भावना आई। बट इट वॉज नेसेसरी टू डेवलप दिस फीलिंग एंड टू मेक इट परमानेंट। लेकिन इस भावना को जो है महसूस होना चाहिए था और इसको परमानेंट होना चाहिए, ऐसे तब जो है हमारा जो है राष्ट्र जल्दी आज़ाद होगा। अगर हम लोग आपस में एक रहेंगे, इस भावना को परमानेंट करना होगा। इसके लिए करना क्या था? देयर आर डिफरेंट वेज एंड अ वेराइटी ऑफ कल्चर प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड कम्युनिटी। अलग अलग समुदाय, अलग अलग ग्रुप के लोगों के बीच में जो है उनका लोक नृत्य वगैरह क्या था, लोकगीत वगैरह क्या था, इसको डेवलप करना था। इसको डेवलप करके सांस्कृतिक पहचान जो अलग अलग समुदाय, अलग अलग ग्रुप को जितना हम लोग बढ़ा के रखेंगे, बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे हमारा संस्कृति ऐसा था, तब जो है यूनाइट होने की संभावना ज़्यादा है और राष्ट्रवाद की भावना इससे जो है ज़्यादा उत्पन्न होगी, महसूस होगी लोगों के द्वारा। ऑल दिस कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो राष्ट्रवाद को अगर मजबूत करना है तो हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर वगैरह है उसको मजबूत करना होगा, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना होगा, लोगों को बताना होगा। फिगर एंड इमेजेज, मूल्य क्या, धारणा क्या, सामाजिक मूल्य वगैरह हमारा क्या था, हमारा धारणा क्या था लोगों का। फिगर्स एंड इमेजेज आर द इजीएस्ट मीन्स ऑफ क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ ए कंसेप्ट इन द माइंड। किसी के मन में, दिमाग में अगर किसी बात को बैठाना है तो उसको एक तस्वीर दिखाया जाए, तस्वीर से जो है वो ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। उसका क्या वैल्यू हो सकता है, क्या वैल्यू निकल सकता है, तो ये लोगों में तस्वीर वगैरह से उनके दिमाग में ज़्यादा आ सकती है। द आइडेंटिटी ऑफ ए नेशन इन मोस्ट ऑफन सिंपलाइज इन ए फिगर ऑफ इमेज। राष्ट्र क्या है, इसके लिए एक इमेज की कल्पना करना था, एक सिंबल बनाना था कि राष्ट्र मतलब क्या है। जैसे कि हम भारत माता जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं, इससे हमको लग रहा है कि नहीं भारत के हम रहने वाले हैं, तो हमारा जो है इमेज ऐसा है। दे हेल्प क्रिएट एन इमेज विद विच पीपुल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। इससे क्या होगा कि लोग जो है अपने राष्ट्र को पहचान सकेंगे कि हाँ कि हमारा राष्ट्र है, अगर हम कुछ इमेज वगैरह के बारे में सोचें। In the 20th century, with the growth of nationalism, the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। 20वीं शताब्दी के आते आते जैसे जैसे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने शुरू हुई, लोगों के इमेज अब आया, दिमाग में आना शुरू हो गया कि हम लोग भारत माता, एक जो है इमेज लोगों के मन में आया। Such types of figures and images were made by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय and रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा भारत माता की कल्पना की गई, एक इमेज बनाया गया, लोगों के मन में धारणा दी गई कि राष्ट्रवाद बनाना है तो भारत माता को जय बोलना होगा, भारत माता के वगैरह में जानना होगा। डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। अब जितना हम भारत माता के प्रति जितना हमारी निष्ठा होगी, हम अपने आप को उतना ज़्यादा राष्ट्रवादी कहेंगे, ये उनका सोचना था लोगों का। फोकलोर,
The nationalists believed that the folklore and legends of India gave a true picture of traditional culture that had been damaged and corrupted by outside forces. जो भी हमारे राष्ट्रवादी लोग थे उनको लग रहा था कि हमारे देश का जो लोक कथा है, किंवदंती वगैरह है, उसको हम जितना मजबूत करेंगे हमारा पारंपरिक कल्चर को, वो जो है ज़्यादा हमें राष्ट्रवाद की भावना लाएगी। हमारे इस फोकलोर लीजेंड्स वगैरह को जो है बाहर के लोग थे, मतलब उस समय तो ब्रिटिश थे ही, ये लोग के द्वारा बर्बाद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो हमको इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर मजबूत करेंगे तो राष्ट्रवाद की भावना ज़्यादा हमारे अंदर रहेंगी। इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी। तो इसलिए अब ये बहुत ज़रूरी होता है, अगर किसी एक व्यक्ति को, किसी को अपना अगर राष्ट्रीय पहचान बनाना है तो हमारा फोकलोर वगैरह क्या था, हमारे यहाँ किंवदंती क्या थी, हमारे कथाएँ क्या थी, सब लोगों को जानना होगा। एंड यू स्टोर ए सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट, और हमको अपने अतीत के बारे में जानकर हमको गर्व करना होगा कि हमारा अतीत इतना मजबूत था, इतना स्थिर था, इतना धनाढ़ था। विद दिस कन्विक्शन इन लेट 19th century the nationalists began recording folk tales sung by bards and that toured village to gather folk songs and legends। इसके लिए जो है, जो भी राष्ट्रवादी लोग थे गांव गांव घूमना शुरू कर दिए, और जो भी लोकगीत वगैरह गाया जाता था उसका कलेक्शन करना शुरू करिए गांव गांव जाके लोगों के द्वारा, जो हमारे राष्ट्रवादी लोग थे ये लोग रिकॉर्डिंग करना शुरू किए। दिस वाज डन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इन बंगाल। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये काम किया गया। ही लेड द मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल, लोक कला को जो है फिर से जीवित करना है, पुनर्जीवित करना है, एक उनके द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा आंदोलन चलाया गया। आइकॉन्स एंड सिंबल्स। Icons and symbols also contributed in inspiring a sense of nationalism। पहचान वगैरह जो है बनाना, जो आइकॉन जो बनाना है या पहचान वगैरह जो है, एक जो है लोगों को राष्ट्रवाद की भावना, उससे जो है ज़्यादा लोग उससे इंस्पायर्ड होते हैं, प्रेरित होते हैं। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल ए ट्राई कलर फ्लैग वाज डिजाइन। जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था बंगाल में, एक झंडा जिसमें कि लाल, हरा और ब्लू था, एक झंडा डिजाइन किया गया। इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटेटिंग 8 प्रोविंसेज। इसमें 8 कमल का फूल बनाया गया था, जो कि उस समय 8 प्रांत था, 8 प्रांत को दर्शाता था ऑफ ब्रिटिश इंडिया का। एंड ए क्रिसेंट मून, एक अर्धचंद्रकार चांद था, जिससे यह बताता था कि हिंदू और मुस्लिम यहाँ पे हैं। बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। 1921 में गांधी जी के द्वारा जो है स्वराज झंडा का डिजाइन किया गया। विच वॉज ऑल्सो ट्राइकलर, ये भी ट्राइकलर था, सिर्फ अंतर यह था कि इसमें लाल, हरा और उजला रंग था। ऊपर हम लोग देखे लाल, हरा और ब्लू कलर बनाया गया था बंगाल में, गांधी जी के द्वारा जो झंडा बनाया गया लाल, हरा और उजला। इट हैड ए स्पिनिंग व्हील इन सेंटर, इसके मध्य में एक चरखा चलाते हुए दिखाया गया, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था गांधी विचार, स्वयं सहायता के लिए, सेल्फ हेल्प के लिए गांधी का जो आदर्श था वो दर्शाता था। बीच में जो चरख चला रहा है, मैंने चरखा चला के आप अपने आप स्वस्थ, अपने आप को जो है स्वरोजगार बनाइए, अपने आप रोजगार कीजिए, आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहेंगे, खुद पर आप सिर्फ अपना सहायता आप खुद करेंगे। ये गांधी जी का आदर्श था चरखा। ड्यूरिंग मार्चेस कैरिंग द फ्लैग एंड होल्डिंग इट अलोफ्ट बिकेम ए सिंबल ऑफ डिफेंस ऑफ द ब्रिटिश रूल। आंदोलन के समय में जितना ऊंचा झंडा लेके चलना, लोगों को लगता था कि ये जो है हम बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं और ब्रिटिश रूल का जो है हम जो है अवज्ञा कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं। तो लोग अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करते थे ये झंडा लेकर चलने में। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री क्या था? री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वाज आल्सो एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। इतिहास को फिर से बताना, लोगों को दिखाना, ये भी जो है राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने का एक जरिया था। The nationalists believed that to instill a sense of pride in the nation, it was necessary to present before the people the glorious achievements of India in the ancient time। इसके लोगों को ये महसूस हुआ, हमारे जो राष्ट्रवादी लोग थे, कि हमारा प्राचीन में हमारा अतीत कितना धनाढ़ था, कितना गौरवमय था, ये लोगों को बताना जरूरी है। तो ये जितना हमारा अतीत किस तरह का था ये जानने का बहुत जरूरी था, कि हमारा अतीत जो है बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रांग था, बहुत ग्लोरियस था। They started writing in details about the glorious development of ancient time in the field of art and architecture, science and mathematics etc। तो ये लोग जो है लिखना शुरू कर दिया कि हमारा अतीत कितना स्ट्रांग था, कितना ग्लोरियस था पुराने ज़माने में,
हमारा आर्ट कितना था, कला में कितने ये थे, हमारा आर्किटेक्चर कैसा था, हमारा विज्ञान कैसा था, हमारा मैथमेटिक्स कितना स्ट्रांग था, कितना सक्षम था, ये लोग बताना शुरू किए और ये लिखना भी शुरू किए। Along with that, they also added that this glorious time was followed by a history of decline when India was colonized. तो जैसा ही हमारा देश उपनिवेश हो गया अंग्रेजों का, हमारा जो इतिहास था धीरे धीरे करके इसको नष्ट कर दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया। These nationalist histories urge the reader to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule. इस तरह जो है हमारे राष्ट्रवादी लोग जो इतिहासकार थे, इन लोगों को कहे कि आप इसको पढ़ कर देखिए कि हमारा अतीत कितना मजबूत था। इस पर देख के इस और जो है हमारा आज की जो इतनी दयनीय स्थिति है, ये ब्रिटिश रूल के चलते है। तो ब्रिटिश रूल के विरुद्ध में आवाज उठाना, इसको समाप्त कर देना, ये उनका कहना था, उनका ये विचार था। तो इस तरह से क्या हो गया कि अब किसानों का आंदोलन शुरू हो गया। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेज इन द एग्रेरियन स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एज वेल एज रूरल लाइफ। जो भी खेती बाड़ी से संबंधित लोग थे, समुदाय था, गांव था, ग्रामीण इलाका था, ब्रिटिश रूल जो है उसमें बहुत परिवर्तन उनके द्वारा किया गया, अंग्रेजों के द्वारा बहुत परिवर्तन किया गया। द old agrarian system collapsed and under the new system the condition of peasant was extremely miserable. जो पुराना संस्था सिस्टम था उस सिस्टम को इनके द्वारा समाप्त कर दिया गया और नया सिस्टम जो छोटे छोटे किसान जो थे वो लोग बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच गए। The various peasant movement and uprising during the 19th and 20th century were the nature of a protest against the existing condition under which their exploitations knew no limit. तो 19वीं 20वीं शताब्दी में जो है किसानों के द्वारा जो बहुत आंदोलन किया गया, विरोध किया गया, ये बता रहा था कि कैसे उनको जो है शोषण उनका किया जा रहा है और उसका कोई सीमा नहीं है, ये लोग जो है बर्बाद हो रहा है। तो किसानों के द्वारा 19वीं 20वीं शताब्दी में पुरजोर जो है संघर्ष किया गया, विरोध किया गया। हियर ही विल डिस्कस ए शॉर्ट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बिजनेस मूवमेंट। हम लोग अब थोड़ा आगे जो है पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो है इसमें आंदोलन हुआ किसानों के द्वारा। तो बच्चों आज यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे फिर या अगले बार पढ़ेंगे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।